अपने साथ पहाड़ पर खरगोश का शिकार करने ले गए थे। हम दोनों खरगोश के पैरों के निशान देखते हुए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन अचानक हमारे सामने बहुत घना कोहरा फैल गया। मैं और मेरे छोटे चाचा दोनों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। मैं अभी चाचा से पूछने ही वाला था कि हुआ क्या है, कि तभी चाचा ने अचानक मेरा मुंह जोर से दबा दिया। इसके बाद चाचा ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे मुझे कंधे पर उठाया और जान बचाकर जंगल के बाहर की तरफ दौड़ने लगे। उसी वक्त मुझे धुंध के बीच एक काला साया दिखाई दिया जो हम दोनों के पीछे पीछे तेजी से भागता आ रहा था। मैं घबराकर बोला, चाचा आप क्यों भाग रहे हो? चाचा हांफते हुए बोले, लंगूर बाबा है। मैं डरते हुए बोला, लंगूर बाबा? कौन लंगूर बाबा? चाचा बोले, वही जिसके बारे में तेरी दादी कहा करती है, जो बात नहीं मानने वाले बच्चों को उठाकर खा जाता है, वही लंगूर बाबा। अभी जो तूने देखा वही था। मैंने कहा, पर चाचा मुझे तो वो इंसान जैसा ही लग रहा था। चाचा ने फुसफुसाकर कहा, चुप, एकदम चुप, आवाज मत निकाल। मैं साफ देख पा रहा था कि चाचा के चेहरे पर अंदर का डर छुप ही नहीं पा रहा था। यह कहते ही वो और तेज दौड़ने लगे। कुछ ही देर में हम भागते भागते घर के आंगन में पहुंच गए। चाचा ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा चाचा बुरी तरह हांफ रहे थे, पूरा शरीर पसीने से तर था। तभी किसी ने कहा, गुड्डू तू इतना हांफ क्यों रहा है, ऐसे पसीने पसीने क्यों हो? चाचा कांपती आवाज में बोले, मैंने लंगूर बाबा को देख लिया। क्या लंगूर बाबा? कहीं तुम लोग पुराने जंगल में तो नहीं चले गए थे? चाचा बोले, हाँ, वो पुराना जंगल कोई मामूली जगह नहीं है। 20 सालों से कोई भी आदमी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, और तुम लोग वहाँ चले गए। वो पुराना जंगल हमारे गाँव की मनहूस जगह है। जो भी आदमी गलती से वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। एक बार पूरा गाँव आधे घंटे तक उस आदमी की दिल चीर देने वाली चीखें सुनता रहा, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं गया। इस बार मैं और मेरे चाचा गांव की सबसे बड़ी मनाही तोड़ बैठे थे। पिताजी ने पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो लंगूर बाबा ही था? चाचा बोले, मैंने देखा वो दोनों हाथ फैलाकर हमारी तरफ इशारा कर रहा था। उसके हाथ करीब 2 मीटर लंबे थे। अगर वो लंगूर बाबा नहीं था तो फिर और कौन था? पिताजी बोले, गुड्डू ये बात पूरे गाँव की जान से जुड़ी है। त्योहार आने वाला है, अगर तुम गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मैं बोला, नहीं पिताजी, मैंने ठीक से देखा था, वो लंगूर बाबा ही था। पिताजी बोले, ठीक है, तो मुझे गाँव के मुखिया के पास जाना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद दरवाजे बंद रखना, कोई भी खटखटाए तो मत खोलना। यह कहकर पिताजी कुछ आसमानी पटाखे हाथ में लेकर जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। उनके जाते ही घर का माहौल भारी हो गया। मैं डर से कांप रहा था। गांव में कहा जाता है कि लंगूर बाबा 2 मीटर से भी लंबा होता है। एक कदम में 10 से 15 मीटर चल देता है। वो रात में निकलता है और बच्चों को खाता है। वो आदमी को अंदर से बाहर की तरफ खाता है, पहले अंदरूनी अंग, फिर सब कुछ। खाल जस की तस छोड़ देता है, फिर खाल में घास भरकर उसे घर के सामने खड़ा कर देता है। खुद पास ही छुप जाता है। जो भी दरवाजा खोलता है उसे खा जाता है। पूरा परिवार खत्म करने के बाद अगले घर की तरफ बढ़ता है। मैंने दादी से पूछा, दादी क्या सच में लंगूर बाबा होता है? दादी बोली, हाँ बेटा, 20 साल पहले पुराने जंगल में बाबा लंगूर नाथ रहता था। जहाँ भी नया बच्चा पैदा होता वो रात में निकल आता था। एक बार जुड़वा बच्चे हुए थे, लड़का और लड़की। सुबह तक कुछ भी नहीं बचा। कुछ जवान उसे मारने गए पर खुद ही खा लिए गए। मैं बोला, मुझे लगता है मैंने जो देखा वो वही बाबा लंगूर नाथ था। तभी अचानक गाँव के मुखिया की तरफ से पटाखे की आवाज आई। मैं डर गया, कहीं मेरे पिताजी को कुछ हो गया क्या? दादी बोली, छोटू बाहर मत जाना। फिर उन्होंने पूछा, तुम लोग जंगल से कैसे निकले? मैं बोला, हम भाग कर निकले, पर जब चाचा मुझे उठाकर भाग रहे थे वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था और वो हमारी तरफ हाथ भी हिला रहा था। दादी घबरा गई। उसने तुम्हें बुलाया? मैंने कहा, हाँ, उसने मेरा नाम लिया, छोटू, और हंस रहा था। दादी बोली, अब मुसीबत आ गई, लंगूर बाबा समझदार हो गया है। छोटू क्या तुमने जवाब दिया? मैं बोला, नहीं। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी इसलिए चुप रहा। दादी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आंगन की दीवार के बाहर किसी के बहुत भारी कदमों की आवाज आने लगी। सिर्फ आवाज से ही लग रहा था कि ये किसी इंसान के चलने की आवाज नहीं है। घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भारी हो गया। छोटे चाचा बोले, गुड्डू जल्दी से गांव के मुखिया को फोन लगा, देख कि तेरे पिता वहां पहुंचे या नहीं। यह कहते ही छोटे चाचा ने खुद गांव के मुखिया को फोन मिलाया, लेकिन फोन बहुत देर तक बजता रहा। किसी ने उठाया ही नहीं। ये बहुत अजीब बात थी। इस समय गांव का मुखिया फोन न उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मान लो मुखिया घर पर नहीं भी होता तो उसकी पत्नी तो घर में ही रहती। हम अभी यही सोच ही रहे थे कि अचानक हमारे बड़े आंगन का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। दादी डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़े कांपने लगी। छोटे चाचा ने एक बड़ी कुदाल सी धारदार कट्टर उठाई और कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। हम तीनों सांस तक नहीं ले। कुदाल सी धारदार कट्टर उठाई और कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। हम तीनों सांस तक नहीं ले रहे थे। इसी बीच दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, गुड्डू दरवाजे पर कौन है? मैं हूँ तुम्हारा पिता। मैं खुशी से बोल पड़ा, अरे दादाजी ठीक है, दादाजी वापस आ गए। इतना कहकर मैं दरवाजा खोलने के लिए भागा, लेकिन दादी ने एक झटके में मुझे खींच लिया। पोते बाहर मत जाना, वो तेरा दादा नहीं है। मैं घबरा कर बोला, नहीं दादी ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल दादाजी की आवाज है। छोटे चाचा भी बोले, हाँ माँ ये आवाज तो मेरे पिता की ही है, मैं गलत नहीं सुन सकता। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, लंगूर बाबा जंगल से बाहर आ गया है। दादाजी की आवाज सुनते ही छोटे चाचा बिना कुछ सोचे कमरे से निकलकर सीधे आंगन की तरफ दौड़ पड़े। दादी घबरा गई और पूरी ताकत से उन्हें पकड़ लिया। गुड्डू मत जा, वो तेरा पिता नहीं है। तेरा पिता गुस्सैल स्वभाव का है, वो कभी भी सिर्फ 3 बार दरवाजा नहीं खटखटाता। यह सुनते ही छोटे चाचा भी सन्न रह गए। उन्हें भी समझ आ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। हम तीनों तुरंत वापस घर में घुस गए और बड़े दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद छोटे चाचा ने सीढ़ी लगाई और छत पर चढ़ गए ताकि देख सकें कि बाहर आखिर है कौन। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर झांका, वो वहीं के
वहीं सन्न रह गए। उन्होंने देखा लंगूर बाबा पड़ोस के पांडे परिवार के घर में किसी को खा रहा था। किर्र किर्र हड्डियां चबाने की आवाज इतनी डरावनी थी कि रोंगटे खड़े हो जाए। कार वो घबराकर सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे आ गए। वो सच में इंसान खाता है। पांडे परिवार जैसे किसी के वश में आ गया हो। सब लोग लाइन में खड़े थे और खुद ही अपनी आंतें निकलवाने दे रहे थे और किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। लंगूर बाबा इंसानों को ऐसे ही खाता है, जिसे वो खा रहा होता है उसे लगता है जैसे वो सपना देख रहा हो। इसीलिए वो अक्सर एक ही रात में कई घर साफ कर देता है और किसी को पता तक नहीं चलता। पांडे परिवार शायद अचानक लंगूर बाबा के सामने आ गया था। मंत्र चलाने से पहले ही उसे पहचान लिया गया, इसलिए लंगूर बाबा ने उन्हें सीधा मार डाला। मैं कांपती आवाज में बोला, अब हम क्या करें? दादी और छोटे चाचा अभी उपाय सोच ही रहे थे कि अचानक गांव का लाउडस्पीकर बज उठा। गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है। मेरी 3 जरूरी बातें ध्यान से सुनिए। पहली बात, गांव की फोन लाइन की मरम्मत चल रही है, इसलिए अगले 2 दिन कोई भी फोन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, यादव परिवार ने बताया है कि आज लंगूर बाबा को पुराने जंगल से निकलते देखा गया है। हर घर खुद अपनी सुरक्षा करे। मैं गुस्से में बड़बड़ाया, ऐसे समय में सबको इकट्ठा करना चाहिए था, न कि अकेला छोड़ देना चाहिए। लाउड स्पीकर से तीसरी घोषणा हुई, पीछे पहाड़ी की जमीन वाले फकीर राम, चेतराम, श्यामलाल, सोनाराम, बंसीलाल, तुम सब घर के मुखिया मेरे घर आओ। सरकारी जांच टीम तुम्हारी जमीन देखने वाली है। मैं सिहर उठा। ये वही 5 परिवार थे जिन्होंने 20 साल पहले लंगूर बाबा को मारकर गड्ढे में जला दिया था। मैंने दादी से कहा, दादी ऐसे तो 8 परिवार थे, बाकी 3 गांव का मुखिया, मेरे दादाजी और पांडे परिवार। मेरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, क्या हो सकता है कि गांव का मुखिया पहले ही लंगूर बाबा के झांसे में आ चुका हो? अगर दरवाजा खटखटाने वाला सरकारी टीम होती तो वो लंगूर बाबा का नाम नहीं लेता, और अगर वो लंगूर बाबा है तो मुखिया उसे टीम क्यों बता रहा है? इसका मतलब सिर्फ एक है, या तो मुखिया झूठ बोल रहा है या फिर उसे भी लंगूर बाबा खा चुका है। छोटे चाचा बोले, तो फोन करने वाला और पिता को बुलाने वाला सब लंगूर बाबा ही था। पूरी संभावना है। सोचो, अब तक 3 घर साफ हो चुके हैं, इसीलिए लाउड स्पीकर में सिर्फ 5 घरों के नाम लिए गए। छोटे चाचा बोले, नहीं, मुझे पिता को बचाने जाना होगा। दादी बोली, अब जाना बेकार है, तुम घर पर रहो, छोटू का ध्यान रखो। मैं पीछे वाली गली में हरिहर बाबा के पास मदद मांगने जाती हूँ। हम अभी छोटे चाचा को विदा ही कर रहे थे कि अचानक फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। हम तीनों सांस रोककर खड़े हो गए। कसम से मेरी बात नहीं मानी, उल्टा लोगों को जमा कर रहा है। जान जाएगी पर उसे सोना चाहिए। नहीं, दरवाजा नहीं खोल सकते, क्योंकि दादा ने जाने से पहले कहा था 3 अलग अलग संकेत होंगे तभी दरवाजा खोलना। लेकिन अभी दस्तक सिर्फ 3 बार हुई। अगले ही पल बड़ा दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक काला साया खड़ा था, लेकिन दादाजी के कंधे पर एक छोटा सा मिट्टी रंग का कुत्ता था। दादाजी अंदर आए और फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। मुखिया ने क्या कहा? शायद झाओ काकी अब नहीं रही। मैं मुखिया के घर नहीं गया, बस बाहर से आवाज लगाई थी, कोई जवाब नहीं मिला। तभी मेरे पीछे से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और मुझ पर चढ़ने लगा। मैं डर गया। तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं कुत्ते को साथ लेकर सीधे वापस आ गया। अच्छा, पटाखा तुमने ही छोड़ा था? हाँ, मैंने छोड़ा था। क्यों, कोई समस्या है? जब तुमने पटाखा छोड़ा मैं घर के पास ही था। मैंने देखा दरवाजे पर एक काला साया खड़ा था। जैसे ही पटाखे फटे वो भाग गया। मैंने पूछा, दादा आपने उस साये को ठीक से देखा? कोहरा बहुत था, ठीक से नहीं दिखा। दादा आप कितनी देर से बाहर खड़े थे? जब तुम लोग पटाखे चला रहे थे मैं सन्न रह गया, क्योंकि पटाखे चलाने से पहले ही कोई दरवाजा खटखटा रहा था और उसकी आवाज दादाजी जैसी ही थी। मैं बोला, मतलब वो इंसान मानव आवाज की नकल भी कर सकता है? तो क्या तुम तीनों ने लंगूर बाबा की आवाज सुनी थी? हाँ दादा। तो क्या इसका मतलब सब कुछ और भी खतरनाक हो गया है? कहते हैं लंगूर बाबा की आवाज अगर किसी के कान में पड़ जाए तो समझ लो मौत तय है। अब ये बात हमारे दिल दिमाग में गहरी उतर चुकी थी। मुझे साफ लग रहा था कि मामला अब सिर्फ डर का नहीं रहा, सीधा हमारी जान पर बनाया था। मैं घबरा कर बोला, दादा क्यों ना पुलिस को फोन कर दिया जाए? चाचा ने सिर हिलाते हुए कहा, पुलिस को क्या बोलेगा कि गांव में कोई राक्षस घूम रहा है? तेरे हिसाब से वो यकीन करेंगे? मैंने कहा, तो ये कह देंगे कि गांव में लोग मारे जा रहे हैं। मुझे पूरा शक है कि मुखिया के घर और पांडे परिवार के यहाँ कुछ अनहोनी हो चुकी है। ये झूठ भी नहीं होगा, पुलिस को आना ही पड़ेगा। इसी बीच अचानक दादाजी का मोबाइल बज उठा। घर में बैठे हम सब एकदम चुप हो गए। मैंने फोन उठाया और स्पीकर पर रख दिया। उधर से आवाज आई, अरे जूते के बाप, सुना है आज तू मुझे ढूंढने आया था, कोई काम था क्या? चाचा घबरा गए। मुखिया जी वो जंगल से निकल आया है, हमारे तीनों ने अपनी आंखों से देखा है और पांडे परिवार के साथ भी कुछ गड़बड़ हुई लगती है। उधर से हंसी जैसी आवाज आई, तू भी अजीब बातें करता है। मैं तो अभी पांडे परिवार के घर के पास से होकर आया हूँ। सब लोग आराम से खाना बना रहे थे। चाचा बोले, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कोई हमारे आंगन में आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। मुखिया ने कहा, अरे वो सरकारी सर्वे टीम थी, ऊपर से भेजी गई है। पुराने जंगल के पास खनिज होने की बात चल रही है। हमें कहा गया है कि टीम का पूरा सहयोग करें। अब वो लोग भारी उपकरण उठाकर तुम्हारे दरवाजे पर आए। तुमने दरवाजा खोला नहीं, उल्टा पटाखे चला दिए। हमें पहले से कैसे पता होता? दादाजी ने बात संभालते हुए कहा, ठीक है मुखिया जी, मैं बाद में उनसे मिलकर माफी मांग लूंगा, चाय पानी भी करा दूंगा। फोन कट गया। घर में अजीब सी खामोशी छा गई। अब समझ आया कि दरवाजे के बाहर जो आवाज थी वो इंसान जैसी क्यों नहीं लग रही थी, और वो हाथ इतना काला क्यों था? मैं डरते डरते बोला, दादा बात कुछ ठीक नहीं लग रही। जो आदमी दरवाजा खटखटा रहा था वो साफ कह रहा था, वो आ गया है, जल्दी दरवाजा खोलो। अगर वो सच में सरकारी टीम का होता तो ऐसा क्यों कहता? मैंने आगे कहा, हो सकता है वो पहले ही मुखिया के घर में घुस चुका हो, उन्हें नुकसान पहुंचा चुका हो और अब उन्हीं की आवाज में हमसे बात कर रहा हो। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बात में दम है,
पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। चाचा ने तुरंत नंबर मिलाया, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ नेटवर्क नहीं है लिखा आ रहा था। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। उसी पल समझ आ गया, मोबाइल टावर बंद कर दिया गया है। दादी बोली, अब बाहर की दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं बचा। दादाजी ने कहा, तू थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करना, मैं खुद मुखिया के घर जाकर देखता हूँ, उनके पास लाउड स्पीकर है, कम से कम पूरे गाँव को सावधान तो कर दूंगा। दादी ने रोते हुए कहा, अंधेरा होने वाला है। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, अगर आज कुछ नहीं किया तो ये पूरा गाँव सुबह नहीं देख। जाते जाते उन्होंने कहा, मेरे लौटने का इशारा याद रखना, 3 बार, 3 अलग अलग, ठक ठक। इसके अलावा कोई भी आवाज आए दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर दादाजी बाहर निकल गए। घर का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। हम तीनों सांस तक रोक कर बैठे थे। अचानक यादव परिवार की तरफ से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। दादी घबरा गई। तीनू, सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़, देख जरा उधर क्या हुआ है। चाचा तेजी से छत पर चढ़े। अगले ही पल वो जैसे पत्थर के हो गए। नीचे उतरते हुए कांपते हुए बोले, माँ, वो सच में इंसान खा रहा है। उन्होंने बताया, यादव परिवार के लोग लाइन में खड़े थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, सब ऐसे खड़े थे जैसे नींद में हो, और वो एक एक करके उन्हें खा रहा था। ऐसे ही वो एक ही रात में कई कई घर साफ कर देता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। तभी पूरे गांव में लाउडस्पीकर की आवाज गूंज उठी। गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है। पहली बात, गांव की फोन लाइन की मरम्मत चल रही है, इसलिए 2 दिन कोई भी फोन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, यादव परिवार ने बताया है कि वो आज पुराने जंगल से निकल आया है। हर घर अपने अपने स्तर पर सावधान रहे। तीसरी बात, पीछे पहाड़ी जमीन वाले फकीर राम, चेतराम, श्यामलाल, सोनाराम और बंसीलाल अपने अपने घर के मुखिया आज ही मेरे घर पहुंचे, सरकारी काम है। दादी की हालत बिगड़ गई। उन्होंने धीमे से कहा, ये वही 5 घर हैं जिन्होंने 20 साल पहले उसे मारकर गड्ढे में जलाया था। मेरे दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गई। मैं बोला, तो क्या ये मुमकिन है कि मुखिया अब जिंदा ही न हो और ये सब उसी की चाल हो? चाचा ने भारी आवाज में कहा, अगर वो 3 घर खा चुका है तो लाउडस्पीकर में सिर्फ ही 5 को ही क्यों बुलाया गया? हम समझ चुके थे वो अभी गया नहीं है और ये रात अब सच में जानलेवा होने वाली थी। मैं डरते डरते बोला, मुझे पापा को बचाने जाना होगा। दादी ने सिर हिलाया, अब जाकर कुछ नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है। चाचा बोले, तू घर में रहकर टिक्कू का ध्यान रख, मैं पीछे वाली गली से हरिहर बाबा को बुलाने जाता हूँ। हम अभी चाचा को रवाना करने ही वाले थे कि अचानक बाहर के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। तीनों के तीनों एकदम सन्न रह गए, सांस तक रोक ली। बाहर से बड़बड़ाने की आवाज आई। कमबख्त मेरी बात नहीं मानी, लोगों को इकट्ठा करने लगा। जान जाएगी फिर भी सोने की बात करेगा। साला मरने से पहले भी लालच नहीं गया। हम दरवाजा नहीं खोल सकते थे क्योंकि दादाजी जाते समय साफ कह गए थे, 3 बार, 3 अलग अलग ठक ठक तभी दरवाजा खोलना। लेकिन इस बार खटखट सिर्फ 3 बार एक सी थी। दादी ने धीमे से फुसफुसाकर कहा, ये सही इशारा नहीं है। बाहर से फिर आवाज आई, अरे मैं ही हूँ, बुढ़ापा आ गया है, संकेत भूल गया, जल्दी खोलो। मैं खुशी में दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि दादी ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। दादी बोली, रुको जरा। अरे जी, थोड़ा सब्र करो, अंदर काम चल रहा है। बड़े और छोटे दोनों शहर में नौकरी करते हैं, घर में अभी कोई नहीं है। बाहर कुछ पल चुप्पी रही, फिर वही आवाज बोली, अरे हाँ जल्दी करो, अंधेरा हो रहा है। इतना सुनते ही हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि बड़े और छोटे बेटे सालों से बाहर काम कर रहे थे। अगर बाहर खड़ा आदमी सच में दादाजी होता तो ये बात उसे जरूर पता होती। दादी ने हमें आंखों से इशारा किया। हम चुपचाप पीछे वाले कमरे में लौट आए। मैं कांपती आवाज में बोला, दादी क्या बाहर वाला सच में दादाजी नहीं है? दादी ने कहा, जिसे दरवाजा खोलने का इशारा भी याद नहीं, वो तेरा दादा कैसे हो सकता है? चाचा ने कहा, अब यकीन हो गया है, बाहर वही खड़ा है। दादी ने फैसला कर लिया, तू पीछे की दीवार से सीढ़ी लगाकर निकल, सीधे हरिहर बाबा के पास जाना। आज मदद नहीं आई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। चाचा ने कहा, मेरे निकलने के बाद माँ उसे बातों में उलझाए रखना। ठीक है, दादी बोली। चाचा चुपचाप सीढ़ी से पीछे की दीवार फांद कर निकल गए। दादी फिर से आंगन की ओर बढ़ी। बाहर से आवाज आई, अरे बुढ़िया, अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? दादी बोली, आ रही हूँ जी, पैर फिसल गया था। ये कहते हुए दादी जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। हाय रे, टांग मच गई, मैं उठ नहीं पा रही। मैं तुरंत बोला, दादी मैं आ रहा हूँ। हम दोनों नाटक करते हुए आह ऊह करते रहे और फिर चुपचाप वापस कमरे में घुस गए। कुछ पल शांति रही, फिर अचानक पानी और सड़ी घास जैसी बदबू फैल गई। छत पर सरसराने की आवाज आई। मैं डर से फुसफुसाया, दादी क्या वो छत पर चढ़ गया? दादी ने मेरा सिर सहलाया, डर मत बेटा, तेरे रहते मैं उसे कुछ नहीं करने दूंगी। मैं रोने लगा, क्या हमारे साथ भी पास वाले घर जैसा ही होगा? दादी बोली, नहीं, चाचा मदद लेकर आ ही रहे होंगे। तभी बाहर से आवाज आई, मैं हरिहर बाबा को लेकर आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। मैं खुशी से दौड़ा और दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। दरवाजे पर वही खड़ा था और उसके पैरों के पास हरिहर बाबा की लाश थी। वो हमारी आंखों के सामने एक एक करके हरिहर बाबा की अंतड़ियां निकाल कर खा गया। चाचा पीछे खड़े थे, डर से जैसे पत्थर बन गए हों। पल भर में हरिहर बाबा पूरी तरह खा लिया गया। अब वो हमारी ओर बढ़ा। दादी ने आंखें बंद कर ली, शायद अब सब खत्म होने वाला था, लेकिन उसने हमें नहीं खाया। उसने हमें जबरदस्ती एक साथ खड़ा किया और जंगल की ओर हाँकने लगा। हम चलते चलते फिर उसी पुराने जंगल में पहुंच गए। वहाँ उसने कुछ किया और मेरी आंखों के आगे सब अंधेरा हो गया। मैं किसी सपने में चला गया। उस सपने में मैंने सारा सच देख लिया। कई साल पहले दादी ने जंगल में एक छोटे बच्चे को रोते हुए पाया था। वो उसका बच्चा था। दादी को दया आ गई, उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिंदा रखा और वापस जंगल में छोड़ दिया। सपना टूट गया। वो मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, तुमने मेरे माँ बाप मारे, इसलिए मैंने तुम्हारे लोग मारे। जिन लोगों ने मेरी माँ को मारा, मैंने उनके पूरे घर साफ कर दिए, लेकिन तुम्हारी दादी ने मुझे जिंदा छोड़ा, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब कोई कर्ज बाकी नहीं।
नहीं। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। उसी पल धरती जोर जोर से हिलने लगी। भयानक भूकंप आया। पूरा गांव चंद पलों में मलबे में बदल गया। हर तरफ जमीन फट गई, लेकिन हम तीनों किसी तरह बच गए। वो रात हमारे गांव की आखिरी रात